कि जब मैकॉले कहा करता था यह बात कि भारत की न्याय पद्धति का नाश हो जाएगा तो भारतीय समाज टूट जाएगा, ऐसे ही मैकॉले एक बात और कहता था। मैकॉले की लिखी हुई एक चिट्ठी है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी। लंदन में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, वहां से मैंने निकलवाई है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से ऐसे कुछ 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल के लाया और वहां के कई लोगों की मदद से हमने वो निकलवाए हैं। तो उनमें एक चिट्ठी है मैकॉले की, वो उसके अपने पिताजी को उसने लिखी है। जब वो यहां ऑफिसर बन के आया है तो मैकॉले क्या लिख रहा है कि भारतीय समाज को अगर बर्बाद करना है तो भारतीय न्याय पद्धति बर्बाद करो। तो वो करने के लिए उसने आईपीसी बना दिया, सीआरपीसी बना दिया, सीपीसी बना दिया और बर्बाद हुई। दूसरी बात वो कहता था कि भारतीय समाज को बर्बाद करना है तो भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करो। तो मैकॉले कहा करता था कि जो भारतीय शिक्षण पद्धति है, वो खुद मानता था इस बात को, यह दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित और सबसे अच्छी पद्धति। क्या होता था, यहां गुरुकुल चलते थे, गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे और विद्यार्थी 20 साल तक, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कार मिलते थे और वो संस्कार लेकर समाज में जाते थे। उन्हीं संस्कारों से संस्कृति बनती थी और वही संस्कृति भारतीय संस्कृति कहलाती थी। ऋषि थे, मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे, वो गुरुकुलों को चलाया करते थे और सारे के सारे गुरुकुल जो चला करते थे उनमें वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय मनीषा है, उन्हीं सबका अध्ययन संस्कृत के माध्यम से कराया जाता था। मैकॉले ने क्या किया कि गुरुकुलों का नाश अगर करना है तो उसने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? संस्कृत में जितने विद्यालय इस देश में चलते थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में, उन सबको उसने इल्लीगल घोषित किया, गैर कानूनी। और उसने प्रतिबंध लगा दिया कि संस्कृत भाषा के माध्यम से कोई भी गुरुकुल चलेगा उसको अंग्रेजी सरकार मान्यता नहीं देगी। तो मान्यता किसको देगी? अंग्रेजी के माध्यम से जो कॉन्वेंट स्कूल चलेंगे उनको अंग्रेजी सरकार मान्यता देगी। और उसके लिए बाकायदा उसने कानून बनाया। उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। और यह इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हुआ 1858 में, आज से लगभग 140 साल पहले। तो 140 साल पहले जो कानून लागू हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, वही कानून आज भी चल रहा है। उस कानून के आधार पर मैकॉले ने क्या किया? संस्कृत के माध्यम से चलने वाले गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया, कानून बना के उनको बंद करा दिया। जो उनमें अध्यापक होते थे, गुरु होते थे, उनको मार पीट कर अंग्रेजी सरकार जेल में बंद करती थी। जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाते थे उनको रोक दिया जाता था, उनका अध्ययन ना होने पाए उसके लिए समस्याएं खड़ी की जाती थी। और दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल चालू कर दिए और उसमें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षण देना शुरू किया। एक दिन उसने अपने बाप को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने ये लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसी शिक्षण पद्धति पैदा कर दी है जिसमें अगर हिंदुस्तानी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पढ़कर निकलने के बाद वो शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से सब अंग्रेज हो जाएंगे। वो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। तो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज। तो मैकॉले दूसरी बात लिख रहा है उस चिट्ठी में कि जब वो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे तो अंग्रेजों के हिसाब से सारे काम करेंगे। और वो विद्यार्थी जब कॉन्वेंट स्कूल में से निकलेंगे तो सबसे ज्यादा गालियां भारतीय संस्कृति को देंगे, सबसे ज्यादा गालियां अपने मां बाप को देंगे। कैसे? मॉम और डैड कह के। डैड माने होता है मरा हुआ और मम्मी माने होता है शव। इजिप्ट में आप जाइए, मिस्र एक देश है, वहां पे मम्मीज कहा जाता है किसको? मरे हुए आदमी के शव को। तो हमारी मां हो गई मम्मी, मम्मी, और पिताजी हो गए डैड। आया कहां से ये? मैकॉले ने डाल दिया हमारे दिमाग में। और मैं ये कहता हूं कि मैकॉले तो मर गया, उसका बाप भी मर गया, सब मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो हम सब में प्रवेश कर गई है। और कैसे प्रवेश कर गई है? मैं आपको यह इतिहास की सच्चाई बता रहा हूं कि जिस जमाने में मैकॉले ने इस देश में सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकत्ता में, वो कॉन्वेंट स्कूल चला नहीं, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि कोई भी भारतीय मां बाप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाने को नहीं भेजता था। अंग्रेजों के जमाने की बात बता रहा हूं। अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस देश में कॉन्वेंट स्कूल चला नहीं पाए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद गांव गांव में, गली गली में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। और ऐसे मम्मी डैडी पैदा हुए हैं इस देश में जो बच्चे का जन्म लेने के पहले रजिस्ट्रेशन करवाए आते हैं कॉन्वेंट स्कूलों। कहते हैं
कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चे को। और मैं अक्सर पूछता हूं कि काहे को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, तो कहते हैं राजीव भाई जब हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बहुत स्मार्ट बन जाएगा। तो मैं पलट के पूछता हूं कि जरा बताइए स्मार्टनेस क्या होती है। तो अक्सर मां बाप मुझे जवाब देते हैं जो दिल्ली बंबई में रहते हैं कि हम बच्चे को कॉन्वेंट में इसलिए पढ़ने को भेजते हैं कि जब वो कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो टाई लगाएगा, मोजे जूते पहनेगा, बढ़िया सूट है। तो अंग्रेजों के देश में टाई इसलिए लगाई जाती है कि वहां ठंडी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है, और एक साल में 6 महीने भयंकर बर्फ पड़ती है। कभी कभी तो यह हालत होती है कि 6-7 महीने सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते। और वहां की जलवायु ऐसी है कि आज अगर सूर्य निकला तो जरूरी नहीं है कि कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, नरसों भी निकलेगा। भारत में ऐसा नहीं है, आज अगर निकला है तो कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, 3 महीने बाद भी निकलेगा, 1 साल बाद भी निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। इंग्लैंड के लोग ये गारंटी से नहीं कह सकते। तो वहां ठंडी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है। और जिन देशों में सर्दी बहुत पड़ती है, ठंडी बहुत पड़ती है, वहां के लोगों को अक्सर जुकाम बहुत होता है, नाक चलती है। तो जब नाक चलती है तो उस नाक को पोंछने के लिए बार बार जेब से रूमाल निकालना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया कि एक रूमाल गले में लटका लो जो नाक पोंछने के काम आएगा। और टाई का माने क्या होता है, अंग्रेजी का शब्द है TIE। टाई का माने होता है गले के चारों तरफ लटकाया गया कोई कपड़ा। किस काम आता है वहां पर, नाक पोंछने के। क्यों करते हैं? क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है। हमारे देश में तो 1 साल में 9 महीने गर्मी पड़ती है, और यहां गुजरात में तो 12 महीने गर्मी पड़ती है। मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, वहां थोड़ी बहुत ठंडी जरूर पड़ती है, यहां तो बिल्कुल नहीं पड़ती। तो वहां तो इसलिए टाई लगाते हैं कि उनको जरूरत है उसकी। हम हमारे बच्चों को क्यों लटका रहे हैं अपने गले में टाई? मर गए अंग्रेज और चला गया मैकॉले, लेकिन उसकी आत्मा का वास हम सब में हो गया। जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल में घुसा रहा है अपने बच्चों को, जिसको देखो वो अंग्रेजियत की तरफ ले जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, शर्म की बात है, सावधान होना चाहिए। एक बार बंबई में मैंने एक जगह व्याख्यान में पूछा, पढ़े लिखे कुछ लोग बैठे थे, कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों भेजते हैं? आपको मालूम है कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? यूरोप के देशों में कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? यूरोप में हजारों साल एक परंपरा रही है जो हमारे यहां कोई सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। यूरोप की परंपरा क्या रही है हजारों साल? वहां बच्चे लावारिस छोड़े जाते हैं। आज भी यूरोप के देशों में, अमेरिका में आधे से ज्यादा बच्चे लावारिस तरीके से बड़े होते हैं। और यह परंपरा आज से 100-150 साल पहले तो बड़ी भयंकर थी। तो यूरोप में क्या होता था कि बच्चा पैदा हुआ, छोड़ दिया चर्च के सामने, छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, छोड़ दिया किसी और संस्था में, वहां बड़ा होगा। तो जो लावारिस बच्चे वहां पैदा होते हैं, उन लावारिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी व्यवस्था करने का काम जिस जगह पर किया जाता है उसको कहते हैं कॉन्वेंट। हाँ बड़ो, तुम्हारे तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं। कॉन्वेंट का माने होता है लावारिस बच्चों के पढ़ने लिखने का स्थान। माने जिन बच्चों के मां नहीं है, जिनके बाप नहीं है, जिनके दादा दादी नहीं है, जिनका कोई कुटुंबीजन नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल चलाए गए यूरोप में, उनको कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं। तो हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों भेज रहे हैं? हाय राम, तौबा तौबा। यहां तो मां भी है और बाप भी है, लेकिन हम इतने बेवकूफ हो गए हैं कि मां बाप के रहते हुए बच्चे को लावारिस बनाने के लिए कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। और वहां जाके बच्चे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? कल जो बापू कह रहे थे किस्से में, वही बंबई में एक दंपत्ति ने मुझे कहा, पति पत्नी थे, कहने लगे राजीव भाई अगर बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो पीछे रह जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है दुनिया में कितने देशों में अंग्रेजी चलती है? तो कहने लगे अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय भाषा है। मैंने कहा आपको तब जानकारी नहीं है। दुनिया में इस समय 200 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शे पर हैं, और उन 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है। बाकी 188 देशों में उन देशों की अपनी भाषाएं चलती हैं। तो 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है, तो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय कैसे हो गई? अगर 200 में से 150 देशों में अंग्रेजी चलती तो मैं मान लेता कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा, लेकिन मुश्किल से 12 देशों में जो भाषा चलती है उसको हम कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय भाषा। और दूसरी बात, उसी दंपत्ति ने कहा कि राजीव भाई अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत रिच लैंग्वेज है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, रिच लैंग्वेज माने समृद्ध भाषा। तो मैंने उनसे कहा कि दुनिया में अंग्रेजी से ज्यादा रद्दी दूसरी कोई भाषा नहीं है। क्यों? उसका कारण है,
उसका कारण है, जानते हैं क्या है? अंग्रेजी में चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा सब अंकल, और काकी, ताई, मौसी और सब आंटी। अब आप मुझे जरा यह बताइए कि मौसा में और फूफा में फर्क होता है कि नहीं होता? क्या आप फूफा को मामा बना सकते हैं? या यह बताइए कि मौसी में और काकी में फर्क होता है कि नहीं होता? क्या मौसी काकी हो सकती है? दुनिया की जिस भाषा में रिश्तों को कहने के शब्द ना हो, वो सबसे रद्दी भाषा है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहां हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं चलती हैं, हर भाषा में परिवार के रिश्तों को कहने के लिए विशेष शब्द हैं। वहां नहीं है। वहां क्या है? सब इन लॉज हैं, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों। पता ही नहीं चलता कि ये लड़के वाले इन लॉज हैं कि लड़की वाले इन लॉज। या तो सब अंकल हैं या तो सब आंटी हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि अंग्रेजी भाषा में रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है। कारण क्या है? अंग्रेजी भाषा में शब्दों की बहुत कमी है। और अंग्रेजी भाषा में शब्दों की कितनी कमी है? अगर मूल रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में मात्र 2600 शब्द हैं कुल मिला के। और दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है अंग्रेजों ने, फ्रेंच भाषा में से लिए हैं, जर्मन में से लिए हैं, इटालियन में से लिए हैं, लैटिन में से लिए हैं, तो तमाम भाषाओं से जो उधार लिए हुए शब्द हैं वो मिला दिए जाएं तो कुल मिला के बैठते हैं 12,000। अंग्रेजी के मूल शब्द हैं 2600 और बाकी के शब्दों को मिला दें तो कुल बैठते हैं 12,000। अब आप हिसाब लगाइए, अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं। गुजराती में आपको मालूम है कितने शब्द हैं? गुजराती भाषा में 40,000 से ज्यादा शब्द हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि अंग्रेजी बड़ी हुई कि गुजराती? तो काहे को नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को गुजराती में? और एक दूसरा उदाहरण दूं कि अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं और मराठी भाषा है हमारे देश की, उसमें इस समय 48,000 शब्द हैं। अंग्रेजी से 4 गुनी बड़ी है मराठी। और हिंदी का हिसाब लगाऊं तो अंग्रेजी में इस समय 12,000 शब्द हैं, हिंदी में इस समय करीब 72,000 शब्द हैं। और हिंदी से एक कदम आगे चलिए, संस्कृत। तो अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं, संस्कृत में कुल मिला के 1.5 लाख शब्द हैं। और संस्कृत से एक सीढ़ी और ऊपर चढ़िए, प्राकृत, जिसको हम सब भूल गए। प्राकृत को अगर ध्यान में रखें तो प्राकृत में 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हमारे पास है, लेकिन हम बेवकूफों को मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है। हम पढ़े लिखे इडियट हैं, अंग्रेजी में कहें तो भाग रहे हैं एक ऐसी भाषा के पीछे जिसमें मात्र 12,000 शब्द हैं और अपनी भाषाएं छोड़ते चले जा रहे हैं। और यह जो भाषा की गुलामी होती है यह बहुत खतरनाक होती है। जो आदमी अपनी भाषा बदल सकता है वो किसी दिन अपनी मां भी बदल सकता। और यह मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। आपको कुछ दिन के बाद इस देश में कॉन्वेंट्स में से पढ़कर निकले हुए बच्चे ये कहते मिलेंगे कि वो कहते हैं ना, कॉन्वेंट के बच्चे, उनको तो हर चीज इंपोर्टेड चाहिए। इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड पेन, इंपोर्टेड पेंसिल, इंपोर्टेड टेलीविजन, इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर। अभी कुछ दिन के बाद कहेंगे कि अब हमको इंपोर्टेड मम्मी पापा भी चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल उनको अच्छी नहीं लगने वाली। वो तो जो भाषा पढ़ रहे हैं उसके संस्कार ले रहे हैं। तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के संस्कार ले रहे हैं, और अंग्रेजी के संस्कार तो अंग्रेजियत के संस्कार है। और अंग्रेजियत के संस्कार में तो मां और बाप की इज्जत करने की बात उनको कभी सिखाई नहीं गई है। वो तो आपको अभी 2 कौड़ी का मान के फेंक देने वाले। और दुर्भाग्य से यही होता है। कॉन्वेंट स्कूल से निकले हुए बच्चे जितनी गाली अपनी मातृभाषा को देते हैं, अपनी संस्कृति को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, उतनी शायद कोई नहीं देता। तो मैकॉले जो कहा करता था वो बात आज हमको दिखाई देती है कि कॉन्वेंट में पढ़कर निकलेंगे बच्चे तो ये शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से अंग्रेज होंगे। और इसी के संबंध में एक आखिरी बात उसने और कही थी कि ये जो भाषा की गुलामी होती है ये आदमी के स्वतंत्र चिंतन को रोक देती है। अगर आपको मौलिक चिंतन करना है, अगर आपको स्वस्थ चिंतन करना है और ऐसा चिंतन करना है जिसमें से कुछ नई रचना हो, तो वो आप अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं। दुनिया में मातृभाषा में पढ़कर बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए हैं,
हम लोग अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि जो लोग कॉन्वेंट के पीछे पागल हैं, उनको मैं अभी ताजा ताजा उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम। डॉक्टर एपीजे कलाम को इस साल भारत रत्न मिला है। और डॉक्टर एपीजे कलाम हिंदुस्तान के जिंदा रहने वाले वैज्ञानिकों में इस समय सबसे ऊपर के व्यक्ति हैं। आपको मालूम है, डॉक्टर कलाम की पूरी शिक्षा तमिल में हुई है, अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी नहीं है। बहुत वर्षों के बाद उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है काम चलाने के लिए। बचपन से उनकी पूरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में हुई है। वो तमिल अच्छी जानते हैं, मलयालम अच्छी जानते हैं, और हिंदुस्तान में आज वो सबसे ऊंची श्रेणी के वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला। दुनिया के ऐसे तमाम वैज्ञानिकों के मैं उदाहरण दे सकता हूं। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन सारा का सारा काम अपनी मातृभाषा में करता था, जर्मन में, और इसलिए इतना बड़ा बना। फ्रांस में एक वैज्ञानिक था मैक्स प्लैंक, जिसकी थ्योरीज हमारे जैसे इंजीनियर्स को पढ़ाई जाती थी जब हम पढ़ते थे। मैक्स प्लैंक की पूरी शिक्षा फ्रेंच भाषा में हुई थी। तो हम लोग जो अपने मन में गलतफहमी पाल कर बैठे हैं कि हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, मैं आपको इसके उल्टी बात कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े तब उनका विकास नहीं होने वाला, वो गधे बन जाएंगे, विनाश होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज कर गधा बना रहे हैं। गधा जानते हैं क्या होता है? गधे के ऊपर बोझा लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, बेचारा चुपचाप चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। आजकल बच्चों के कंधे पर जो बस्ते हमने लाद दिए हैं, जरा उनका वजन तो कर लीजिए। जो बच्चे का वजन है उससे ज्यादा बस्ते का वजन है। अभी से आप अपने बच्चे को स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं। जितना वजन उसका कंधा ढो नहीं सकता, उससे ज्यादा वजन उसके कंधे पे लटका हुआ, और बेचारा वो बस्ता लेके जाता है, लौट के आता है। जब लौट के आता है तो घंटों घंटों का होमवर्क उसको दे दिया जाता है। आप क्या करते हैं, अपनी मगजमारी कम करने के लिए उसका एक ट्यूटर रख देते हैं। ट्यूटर क्या करता है कि स्कूल का होमवर्क मिला, ट्यूटर ने अपना होमवर्क दे दिया। बच्चे का खेलना कूदना बंद, और बच्चा अगर खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, तो उसका विकास कैसे होने वाला? तो या तो आपने फंसा दिया बेचारा होमवर्क। मैं अच्छे अच्छे घरों में जाता हूं, सबके बच्चे क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक होमवर्क चल रहा है, कभी खत्म होने में ही नहीं आता। भला हो ऐसे स्कूलों का। और उस होमवर्क में से बना क्या रहे हैं, और वो होमवर्क कर क्या रहे हैं? मैं आपको मेरी आप बीती सुनाता हूं, किसी दूसरे की नहीं। मैं भी बचपन में अंग्रेजी में मैं पढ़ा, और मैं सबसे ज्यादा गालियां मेरे मां बाप को देता हूं। इसके लिए मेरे पिताजी ने, वो एक बड़े ऑफिसर हैं, ये करने के लिए कि बेटा अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए तो बड़ा बनेगा, तो मुझको भी पढ़ा दिया। अब अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई है, अंग्रेजियत की जो पढ़ाई है, वो क्या है? मैं आपको एक सॉलिड एग्जांपल दूं। मुझको गणित पढ़ाया जाता था। गणित में क्या पढ़ाते थे, एक फॉर्मूला था जो मुझको रटवाते थे क्लास 9th में जब मैं पढ़ता था। क्या फॉर्मूला था? x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y², x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2xy + y²। और अक्सर इसमें गड़बड़ी होती थी, प्लस का माइनस होता था, माइनस का प्लस होता था। तो क्या होता था, मेरी पिटाई होती थी, क्लास में पिटाई होती थी। और मेरे जो अध्यापक थे तो मुझको खूब चिढ़ाते थे और मुझको खूब उल्टा सीधा कहते थे। एक दिन मैंने ये तय किया कि सब छोड़ छाड़ के ये 2 फॉर्मूले रटूंगा। तो रटने के लिए मैं बैठ गया, सब काम एक बाजू में। अब ये x + y और x - y में मैं घुस गया। लिख लिख के मैंने किलो किलो कॉपियां बर्बाद कर दी, किलो किलो कागज बर्बाद कर दिया, पता नहीं कितने बॉल पेन बर्बाद हुए होंगे। और 3-4 महीने की उस भयंकर मेहनत के बाद मुझको कुछ फॉर्मूले याद हो गए। अब वो फॉर्मूले मैं सीख के आया। दुर्भाग्य से मैं बताऊं कि 3-4 महीने के सैकड़ों घंटे बर्बाद करके, अपना खून सुखा के, मार खा के, बेइज्जती बर्दाश्त करके मैंने जो फॉर्मूले पढ़े, वो मेरे जीवन में आज तक कभी काम में नहीं आए। और दूसरे बाजू में मेरी मां ने, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, मुझको एक फॉर्मूला सिखाया। क्या सिखाया? एक पहाड़ा सिखाया। आधा, सवाया, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, ये मुझे सिखाया। और वो मेरे जीवन में रोज काम आता है। लेकिन कहा क्या जाता है कि मेरी मां तो पढ़ी लिखी नहीं है, पीएचडी नहीं किया उसने। तो जो बिना पीएचडी होल्डर है, जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, आज की भाषा में, उसने मुझे ऐसी चीज सिखाई जो जीवन में रोज काम आती है। और जो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर प्रोफेसर्स ने मुझे सिखाया, वो जीवन में कभी काम नहीं आया। और आप अपने बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल के जितने क्यूरिकुलम हैं और उसमें बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं,
उसमें से 95% बेकार जाने वाला है। उस 95% का उनके जीवन में कभी कोई इस्तेमाल होने वाला नहीं। ये आप कहिए तो मैं जहां कहिए वहां लिख कर दे दूं, क्योंकि मैं भुगत चुका हूं इस बात को। और वो जो 95% आप पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे के अगर काम नहीं आने वाला है, तो उसके लिए आप लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, करोड़ों घंटे बर्बाद कर रहे हैं। उस बच्चे का मन मस्तिष्क आपने दबा दिया है होमवर्क के नीचे, झूठी शान और प्रतिष्ठा में। आप अपने बच्चों को गधा नहीं बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? तो आप पूछेंगे क्या करें, तो मैं आपसे एक बुद्धिमानी की बात निवेदन करना चाहता हूं। वो निवेदन यह करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो अपने बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूलों में से बाहर निकाल लीजिए। और बढ़िया बात है। ये कॉन्वेंट स्कूल में इसलिए भी भेजना बंद करिए कि भारतीय संस्कृति में पिता सिर्फ एक होता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में एक फादर भी होता है। इस बात की गंभीरता को समझिए कि भारतीय संस्कृति में पिता एक ही होता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो एक दूसरा फादर भी होता है। तो पिता के साथ ये फादर कहां से आ गया? और अगर पिता के साथ फादर आ गया तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा आपके घर में। हां, यह मैं चेतावनी के रूप में कह रहा हूं आपसे। यह सिर्फ इशारे से समझ लीजिए कि अगर बच्चे की पढ़ाई के साथ पिता के साथ फादर आया है तो और बहुत कुछ चला आएगा आपके बच्चे के संस्कार में। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके देखते देखते आपका बच्चा क्रिश्चियन ना बन जाए, ईसाई ना बन जाए। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन तो यह करने आया कि जितनी जल्दी हो कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे निकाल लीजिए। और एक दूसरा निवेदन और करने आया हूं, जितनी जल्दी हो कॉन्वेंट स्कूलों को डोनेशन देना बंद करिए। हमारा हजारों हजारों रुपए का डोनेशन कॉन्वेंट स्कूलों में जाता। एक बच्चे का एडमिशन कराना है तो वो कहेंगे बिल्डिंग फीस दे दो, वो कहेंगे डोनेशन दे दो, वो कहेंगे इसकी फीस दे दो, उसकी फीस दे दो, और रोज रोज कोई ना कोई मांग चढ़ी ही रहती है। आज फलाना डे, आज धमाका डे, आज ये ले आओ, कल वो ले आओ। बर्बादी हमारी, माने हम हमारे दुश्मन को अपना पैसा दे रहे हैं। दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग मैंने कहीं नहीं देखे जो अपने दुश्मन को अपने घर का पैसा देते हो। आप जानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों में से निकलने वाले बच्चे भारतीय संस्कृति के विरोधी होने वाले हैं और उनको यूरोप की संस्कृति सिखाई जा रही है। उसके लिए पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपने हाथों से। तो भगवान के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने बच्चों को कॉन्वेंट में से बाहर निकालिए और अपने बच्चों के नाम पर ये उनको जो डोनेशन दे रहे हैं आप कॉन्वेंट स्कूलों को, वो बंद करिए। और मैं आपको पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर मातृभाषा में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा विद्वान बनने की क्षमता है उनमें। और ये क्यों है? दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक एक ही बात पर अब पहुंचे हैं, जो बात हमारे लोग बहुत पहले से कह गए। अभी यूरोप के लोग आज उस निष्कर्ष पे पहुंचे। क्या कहते हैं? बच्चा अगर मातृभाषा में पढ़ता है तो उसको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फायदा होता है, वो दूसरी भाषा में नहीं मिलती। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं और आप इसको प्रयोग के रूप में करिए। आपकी मातृभाषा अगर गुजराती है और आप अपने बच्चे को गुजराती में पढ़ाइए, तो कोई सवाल आप उसको दीजिए गुजराती में याद करने के लिए, जितनी जल्दी वो याद कर लेगा उस सवाल को, अगर वही सवाल आप अंग्रेजी में दीजिए उसको, तो कम से कम 6 गुना समय लगेगा उसको। अगर वो 1 घंटे में गुजराती में कोई चीज याद करेगा तो 6 घंटे लगेंगे उसको अंग्रेजी में याद करने के लिए। और अंग्रेजी में भी उसको याद नहीं होगा, वो रटेगा पोपट की तरह से। जैसे पोपट होता है ना, रट लेता है, वैसे ही रटेगा। और रटने के बाद क्या करेगा? इम्तिहान में लिख कर आएगा। इम्तिहान में लिख कर आया, उसके 2 दिन बाद पूछिए कि तुमने परसों क्या लिखा है, उसको कुछ याद नहीं। ऐसे ज्ञान का करेगा क्या वो? जो ज्ञान उसको 2 दिन भी याद न रहे, जो जानकारी उसको 2 दिन भी याद नहीं रहने वाली, उस जानकारी का वो अपने जीवन में करने वाला क्या है? और इसके दूसरी तरफ आप ये करके देख लीजिए, छोटी छोटी कहानी, छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से आप उसको कोई बात सिखा दीजिए, वर्षों वर्षों जिंदगी भर उसको वो बात याद रहेगी। मुझे भी याद है, मेरी दादी मां ने कहानी के माध्यम से जो संस्कार मुझ में दिए हैं वो अभी भी मुझे याद है। लेकिन मेरे स्कूल में जो संस्कार मुझे दिए गए वो मैं भूल चुका हूं, क्योंकि विदेशी भाषा में मैंने लिए। तो ये खराब होता है। और एक इसी के साथ एक आखिरी निवेदन कि अंग्रेजों ने जिस तरह से बर्बाद किया है भारतीय समाज को, कम से कम अब अगर हमको ये चेतना आती है तो इसको हम बचाएं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम कॉन्वेंट स्कूलों के बंद कराने का, और वो हम सब मिलकर ही कर सकते हैं, अकेला कोई नहीं करेगा। अगर हम सब कॉन्वेंट स्कूलों का बहिष्कार करने का संकल्प ले लें
तो फिर से नए गुरुकुल खड़े हो सकते हैं। जो दान आप कॉन्वेंट स्कूलों को देते हैं, वो दान अगर गुरुकुलों को मिलना शुरू हो जाए तो गुरुकुल चलने भी शुरू हो जाएंगे, उनको प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, उनको सम्मान भी मिल जाएगा। अगर हमारी गलती से बर्बादी आई है तो वो गलती आज हम सुधार लें। और ऐसे ही एक दूसरी आखिरी बात कि अंग्रेजियत हमारे मन में बहुत गहरे घुस गई है, और ये अंग्रेजियत जो होती है बहुत खराब होती है। कई बार मैं कहता हूं कि अंग्रेजी भाषा से ज्यादा खतरनाक है अंग्रेजियत। महात्मा गांधी अक्सर ये कहा करते थे कि अंग्रेज चाहें तो रहें, लेकिन अंग्रेजियत जानी चाहिए। ये अंग्रेजियत क्या है? हमारे सबके घरों में, सबके मन में एक तरह का लालच बैठ गया है। हर एक आदमी को इस देश में इंपोर्टेड माल चाहिए, विदेशी कंपनी का माल। किसी भी साधारण से साधारण बच्चे को कहो कि देखो मेरे पास इंपोर्टेड पेन है, तुरंत हाथ फैला देगा, लाओ दे दो। वो बच्चा चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, माने इंपोर्टेड के नाम पर भीख मांगने में भी शर्म नहीं आती। उसी बच्चे को आप कहिए कि भगवान का प्रसाद है तो हाथ पीछे खींच लेगा, इंपोर्टेड पेन है तो तुरंत हाथ फैला देगा। गुलामी इतने गहरे बैठ गई। और ये जो इंपोर्टेड माल की गुलामी होती है, इसी गुलामी ने हमारे देश को बर्बाद किया है। अंग्रेजों के जमाने में इस देश में अंग्रेजों का माल बिकता था इसलिए कि अंग्रेजों की गुलामी चलती थी, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की कंपनियां यहां चलती थी। दुर्भाग्य से आज वही फिर हो गया है। गांव गांव में परदेशी कंपनियां घुस गई हैं, परदेशी कंपनियों का माल घुस गया है। हम सबके घरों में परदेशी कंपनियों का माल आता है। सवेरे से लेके